और कैसे फॉलो करने हैं मैं आपको पहले बताता हूं। आपको एक बहुत जबरदस्त आज मैं ऐसी प्रोडक्टिविटी बूस्टर टिप देने जा रहा हूं जिसपे मैं भी जिसको अपने साथ काम करता हूं आप भी काम करिए। रेडी हैं? मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो सातों ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये पहले आप समझिए। जो 7 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, आप एक एक्सेल सीट बना लें या अपने हाथ से पेन और पेपर लेके आप इस तरह से चार्ट बना लें, और यहां पर जो मैंने लिखा है हैबिट, राइट, जो मैं हैबिट की बात कर रहा हूं आप इसके बारे में बात करें, हैबिट नंबर। तो जो हैबिट्स मैं बताता जा रहा हूं ध्यान से आपको इसके साथ करना है। इधर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी आपका दिन या डेट है उसके हिसाब से करें। और हैबिट नंबर 1 2 3 4 जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, आप ये चार्ट डेली के डेली बनाएंगे। जो भी बिगिनर हैं या जो अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मुझे ये काम करना ही करना है, इस तरह से इसको हम प्रोडक्टिविटी बूस्टर कहते हैं। राइट, प्रोडक्टिविटी बूस्टर कहते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, सो दीज आर द हैबिट्स, ये आप करेंगे। ये चार्ट मुझे चाहिए, और आप लोग भेजना चाहें तो आप मुझे इस जो हमारे एकेडमी के नंबर है उस पर आप मुझे भेज भी सकते हैं, एक एक वीक का, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे आप ये हैबिट्स किसकी फॉलो कर रहे हैं। मंडे आपने मान लीजिए हैबिट 1 जो बताऊंगा, यस फॉलो हुआ, हैबिट 2 नहीं फॉलो हुआ, हैबिट 3 फॉलो हुआ, ट्यूसडे को नहीं फॉलो हुआ, आप इसमें टिक, यस, रॉन्ग आप लगाते जाएंगे, ठीक है। ये आपको करना है, ये तब तक करना है जब तक ये आपकी आदत ना बन जाए। यहां मैं आपकी सक्सेस की आदत बनवाने जा रहा हूं, सक्सेस की आदत बनवाने जा रहा हूं, मतलब आपकी हैबिट हो जाए। और ये सारे आईएएस टॉपर्स इसको फॉलो करते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। चलिए, सबसे पहली बात है, आपको जब तैयारी करनी है, मैं कई बार ये बता चुका हूं, सबको समराइज करके आज प्रोडक्टिविटी बूस्टर में हम डाल देते हैं इसको, राइट। सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड पैटर्न बिफोर द प्रिपरेशन। दो चीजें हैं, सिलेबस, सिलेबस क्या होता है। अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो सिलेबस बेसिकली यूपीएससी और आपके बीच में कम्युनिकेशन होता है। सिलेबस का मतलब होता है यूपीएससी आपसे क्या कहना चाहता है। देखिए, मान लीजिए आपसे बात की गई नारी सशक्तिकरण, एक टॉपिक दिया है, अब आपने अखबार खोला। जिस स्टूडेंट का सिलेबस पे कमांड नहीं है, चाहे वो प्री का सिलेबस हो चाहे मेंस का सिलेबस हो, जिस स्टूडेंट का सिलेबस पर कमांड नहीं है वो यूपीएससी कभी भी क्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि ना वो कभी न्यूज़पेपर पढ़ पाएगा, ना वो कोई किताब पढ़ पाएगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए कोई बुक्स आती ही नहीं है, सब यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं। यूपीएससी की बुक्स में आपको अपने काम की चीजें निकालनी होती हैं, हर चीज आपको नहीं पढ़ना होता है, आपको यह भी पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है आपको। लेकिन जो यूपीएससी का सिलेबस है वो डिकोड करना बहुत जरूरी है। डिकोड करना, डिकोड करने का मतलब, मान लीजिए आपका पेपर 1 में वुमेन इंपावरमेंट है, नारी सशक्तिकरण। अब आप नारी सशक्तिकरण पर क्या पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप क्या पढ़ेंगे, एक नारी को कैसे सशक्त किया जा सकता है? क्या सिर्फ उसको पॉलिटिकल राइट देकर उसको सशक्त किया जा सकता है? संविधान ने दे रखा है, लेकिन आज भी हमारे घरों में अगर आप आसपास देखेंगे तो क्या हमारे घरों में आपको दिखाई पड़ता है कि पिताजी कमाने जाते हैं लेकिन माताजी नहीं कमाती हैं? घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी माताजी की होती है। लेकिन अगर इकोनॉमी के नियम पढ़ोगे तो माता और पिता, स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं है, वो सिर्फ लेबर फोर्स की बात करता है, कितना श्रम बल है आपके पास। अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। अब वुमेन इंपावरमेंट को एक बिगिनर कैसे समझेगा? वुमेन इंपावरमेंट का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका? क्या सिर्फ पॉलिटिकल राइट देने, क्या वोटिंग राइट दे देने से कि महिला और पुरुष 18 साल की अगर हैं तो वोट कर सकते हैं, क्या केवल यही महिला सशक्तिकरण है? क्या महिला के पास आर्थिक अधिकार नहीं होने चाहिए? क्या उसका वित्तीय समावेशन नहीं होना चाहिए? क्या उसके पास हर तरह की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? तो अगर ये क्वेश्चन आता है गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी आपको पता होगा कि ये प्री और मेंस दोनों का क्वेश्चन है। गिग इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो गिग इकोनॉमी क्या है? पहले के समय से ही महिलाएं कुटीर उद्योग में अपने लिए उद्योग धंधा करती थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे पास हुआ करता था, वर्क फ्रॉम होम हमारे पास कल्चर आया। वो अपने बच्चे को संभालने के साथ खाली समय में वो क्या कर सकती हैं? अपना काम कर सकती हैं। इस तरह का चलन लगातार बढ़ता चला जा रहा। अब ये क्या हो रहा है, एक महिला को केवल पॉलिटिकल राइट देने से वो सशक्त नहीं हो जाएगी, कि जब तक कि तुम उसके आर्थिक भागीदारी तय नहीं करते हो। तो जब हम आर्थिक भागीदारी तय करते हैं तब जाकर वो और आगे बढ़ती है। लेकिन क्या इससे काम हो जाएगा? महिला को अपने घर की दीवारों से बाहर निकलना है। दिल्ली में एक बच्ची अपने घर से बाहर निकली, हत्या हो जाती है, वो घर लौट कर नहीं आती है। दिल्ली को जो है वो एक अलग नाम से जाना जाता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है वहां पे।
तो क्या महिलाओं के लिए, मान लो उसके पास नौकरी का भी अधिकार, नौकरी के लिए जा रही है, पुरुष रात में काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन महिला रात में काम करने निकल रही है तो उसके जो है वो इज्जत आबरू पे खतरा आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो टॉपिक वुमेन इंपावरमेंट है ये बहुत वास्ट है, इसके कई आयाम हैं, और ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर जो है वो कई टॉपिक छिपे होते हैं, जो सब टॉपिक छिपे होते हैं। टीचर का जो काम होता है तुम्हें यही सोचने के लिए प्रेरित करना कि एक महिला को सशक्त करने के पीछे कितने कितने आयाम हो सकते हैं। वो सामाजिक हो सकते हैं, वो आर्थिक हो सकते हैं, वो सांस्कृतिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, ये कई आयाम हैं। और यूपीएससी यही चाहता है कि जो स्टूडेंट सिलेबस को अपनी पढ़ाई का पहला सेगमेंट पूछता है वही सबसे महत्वपूर्ण। मेरे पास कितने बच्चों के मैसेज आते हैं, सर वो बुक्स के नाम बता दीजिए यूपीएससी के। हमें पता होता है इसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा सर हमें सिलेबस तो समझा दीजिए, यूपीएससी के लिए किताब कौन सी है, कोई किताब का नाम बताओ। विपिन चंद्रा का यूपीएससी किताब है? नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की बुक है। यूपीएससी में कोई किताब रिकमेंड ही नहीं की है, कोई किताब रिकमेंड नहीं है कि भैया ये पढ़ लो आईएएस बन जाओगे, कोई किताब नहीं है। वो सिर्फ सिलेबस रिकमेंड करता है कि ये सिलेबस है, तुम कहीं से भी इसको समझ के कर लो। तो जो स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, अगर वो सबसे पहले किताब का नाम पूछ रहा है तो किताबों के नीचे ही दबेगा। टॉपर्स बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर ये जरूर पढ़ते हैं कि उन्हें पढ़ना क्या है, क्योंकि वो जानते हैं कि समय सीमित है, टाइम लिमिटेड है, इनफाइनाइट नहीं मिला, पंचवर्षीय योजना बना के नहीं आते हैं। जिनको क्रैक करना होता है माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे 2 साल के अंदर क्रैक करके निकल जाना है, इसको बहुत टाइम लगा तो तीसरा अटेम्प्ट दे देंगे, खत्म करो। और जो ये घूमने आते हैं, छुट्टियां लेने आते हैं, वो घूमते रहते 4-5 साल, फिर कहते अरे यार यूपीएससी में तो कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अरे तुम्हें कहां समझ में आएगा, तुमने तो पहले किताब पूछी, तुम्हें पहले सिलेबस पूछना चाहिए था कि कोई मुझे सिलेबस तो पढ़ा दो। और इंस्टीट्यूट में सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता। टीचर आया बोला आज हिस्ट्री की क्लास है, आज ज्योग्राफी क्लास है, दे दनादन बच्चा भी खुश, अरे हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसको लगता है कि वो यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, वो कॉलेज का एग्जाम देने जा रहा है। अरे कॉलेज का एग्जाम नहीं है यूपीएससी, तुम्हारे व्यक्तित्व का एग्जाम है। क्लर्क नहीं बनाएंगे तुम्हें, अधिकारी बनाएंगे, डीएम बनाएंगे तुम्हें, तुम्हें प्रशासन संभालना है, जिंदगी सिलेबस होगी, रोज ऐसे नए नए केस आएंगे। देख रहे हो क्या हो रहा है दिल्ली में बच्ची के साथ जो हुआ, रोज नए ट्विस्ट आ रहे। मीडिया ने ट्रायल कर दिया, मैंने एक मीडिया का चैनल देखा, उसने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं हत्या है, दिल्ली पुलिस के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया, ज्वाइंट कमिश्नर के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया, आईपीएस ऑफिसर के ऊपर। अब कितना दबाव आ चुका है सोच के देखो, सरकार का दबाव, मीडिया का दबाव, सोसाइटी का दबाव, और ऐसे दबाव में काम करना। कौन सा सिलेबस काम आएगा यहां पे? तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पुलिस बल को भी देखना है, कहां गलतियां हुई ये भी समझना है, उनका मनोबल भी टूटने नहीं देना है। कितना मुश्किल काम होता होगा, जरा अंदाजा लगा के देखो। और तुम सोच रहे हो कि तुम हल्के व्यक्तित्व के साथ कुछ रट के तुम आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, संभव नहीं है। तो जब कभी एकेडमी में जाओ बोलो कि सिलेबस किसने मुझे पढ़ाया है, किताबें तो बहुत पढ़ा ली बेटा, ऐसी कौन सी बात है, मैं किताबों में पढ़ूंगा क्या? तो किताबों में पढ़ने के लिए सिलेबस का जानकारी बहुत जरूरी है। मोर देन 17 लेक्चर्स यहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाओ और जितने सिलेबस का इतना डेप्थ एनालिसिस है, जितने में लोग आधा कोर्स पढ़ा देते उतने मैंने सिलेबस समझाया है, एक एक पॉइंट के अंदर कितनी कितनी बातें छुपी हुई हैं, कैसे अपना माइंडसेट डेवलप करोगे। क्योंकि अगर तुम सिलेबस नहीं जानते तो कभी भी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे, चाहे हिंदू हो, भास्कर हो, एक्सप्रेस हो, कोई भी हो, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना क्या है। राइट, पढ़ना क्या है। तो सिलेबस का मैंने सारे जितना पूरी प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब आ जाओ पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है ऊंट किस करवट बैठेगा, ठीक है। जैसे कल ही क्लास में हम बात कर रहे थे, तो पैटर्न पहले क्या था, आप पुराने लोगों से अपना सलाह लेके चले आए, वो बोले अरे भैया कुछ नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ लो। अच्छा अभी क्वेश्चन क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन स्टैटोडायनेमिक आ रहा है। क्वेश्चन का स्टैटोडायनेमिक मतलब अभी जो विमर्श चल रहा है उसको लेकर वो आपके कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। तो पैटर्न को समझना बड़ा जरूरी है। पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर कम से कम 5 साल के क्वेश्चन आपके पढ़े होने चाहिए, प्री और मेंस का। कितने लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कितने लोगों ने जब तैयारी शुरू की तो ये दोनों स्टेप फॉलो किए? कितने लोगों ने सिलेबस को न सिर्फ पढ़ा, उसको डिकोड किया, एक एक बातों के अंदर छुपी हुई 50 बातों को निकाला। जब शहरीकरण का टॉपिक पढ़ा तो शहरीकरण के सारे डायमेंशन उन्होंने लिखे। कितने लोगों ने किया? और कितने लोगों ने 5 साल का या 10 साल का प्री और मेंस का क्वेश्चन पढ़ डाला? कितने लोगों ने? कितने लोगों ने ये दोनों काम किए और उनको पैटर्न पता चला कि हिस्ट्री से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं,
अब ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब पर्यावरण के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और ऑर्थोडॉक्स ज्योग्राफी कम पूछी जा रही है। पिछले 3 सालों में मैपिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। अब किस तरह से अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं, अब स्टैटिक क्वेश्चन कम आ रहे हैं। अब ये नहीं पूछ रहा है कि फलाना लड़ाई कब हुई, फलाना क्या हुआ, अब वो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। तो कितने लोग ये बात कर पा रहे हैं, कितने लोग ईमानदारी से बताओ, जिन लोगों ने तैयारी शुरू की इन दोनों लोगों ने ये स्टेप फॉलो किया? कितने लोगों ने? इवन दो जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको स्मार्ट कहा जाता है, वो इंटरव्यू के क्वेश्चन भी निकालते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। हॉबी, अभी से वो हॉबी तैयार कर रहे हैं। तुम लोगों को हल्का लग रहा होगा, अपनी हॉबी पे काम कर रहे हैं, वो लोग अपने डैप पे काम कर रहे हैं। वो लोग डैप पे, पर मेरे बच्चे कई ऐसे जो डैप मांगते हैं कि सर मुझे दे दीजिए, हम ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं। किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए, क्या उनके बेसिक ग्रेजुएशन से पूछा जा रहा है, क्या उनके ऑप्शन से पूछा जा रहा है, वो हर स्टेज पे तैयार है, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो जो तैयारी करता है ना, हॉलिस्टिक तैयारी करता है। और जो लोग खाली बहकने बहकाने आए हैं, अरे क्या कर रहे हो, बोले आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अरे अभी किताब खरीदे हैं। और उनको मैं सीधे सीधे पूछता हूं, बताओ शहरीकरण कहां कहां है? पहला पेपर में है लग रहा है। तो मैंने कहा दूसरे में कहां है? दूसरे में कहां है? दूसरे में तो पॉलिटी है। बोला अच्छा तीसरे पेपर में है। सर हमने एक बार देखे थे, उन्होंने कभी एनालिसिस ही नहीं किया कि एक शहर केवल भौगोलिक इकाई नहीं होती है, एक शहर राजनीतिक इकाई भी होती है, पॉलिटिकल यूनिट भी है, और एक शहर आर्थिक इकाई भी है, क्योंकि शहरों को आर्थिक समृद्धि का इंजन कहा जाता है। शहर का मतलब ही होता है जहां 2/3 आबादी कृषि कार्यों में संलग्न ना हो। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये तीनों पेपर में है, और तीनों पेपर में इसके डायमेंशन अलग अलग होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम नगर महापालिका के चुनाव क्यों कराते, हम म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव क्यों कराते? कभी रुक के सोचा कि कैसे ये तीनों के 3 आयाम हैं। एक शहर एक भौगोलिक इकाई भी है, एक शहर एक राजनीतिक इकाई भी है, और एक आर्थिक इकाई भी है।